हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ आय का निर्धारण। आय के निर्धारण में प्रोफेसर जॉन बेनार्ड कीन्स की थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये पढ़ना है कि आ, आय और उपभोग में क्या संबंध होता है, आय और बचत में क्या संबंध होती है, और एपीसी क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। मैं सुबेदार। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में नया क्या है। ये एपीसी है। एपीसी क्या होता है? एपीसी यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति। ये क्या होता है? औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? इसकी जरा सा परिभाषा देखिए कि परिभाषा क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि समग्र उपभोग और समग्र आय के अनुपात को हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। समग्र यानी कुल कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने मेहनत से जब कोई आय प्राप्त करता है या कोई कमाता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है अपने खाने पीने की चीज में खर्च करता है, जिसको हम उपभोग करते हैं, और आय का कुछ हिस्सा बचा के रखता है जिसको हम बचत करते हैं। तो ये कह रहा है परिभाषा कि कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। आगे जरा देखिए, ये जो है कुल आय का जो है वह भाग होता है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। ठीक है, समीकरण के रूप में आप इसको एपीसी को आप लिखते हैं C/Y। सी क्या है? उपभोग है। सी जो है आपका उपभोग है, वाई जो है आय है। ये उपभोग है, अब वाई जो है आपका ये आय है। वाई को आय कहेंगे, सी को उपभोग कहेंगे। और फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, यदि एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय या समग्र आय 2000 करोड़ है और समग्र उपभोग 800 करोड़ है, तो एपीसी का मान क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे इसको? आप अगर इसको देखें, एपीसी इज इक्वल टू C/Y। ये हम लोग जानते हैं। सी का मान 800, वाई का मान 2000। ये हो गया। आप इन दोनों को कटा दो, आप इसको आप कटा दोगे, ये हो जाएगा 8/20। ये आपका करोड़ है, ये भी करोड़ है। अब इसे कटा दीजिए। अभी कितना कटेगा? 4 से कटाइए, 4 दूना के 8, 4×5 20। ये आपका हो गया, यानी 2/5, यानी कितना हो गया? 0.4। 0.4 ये एक नंबर है जो कि ये औसत उपभोग प्रवृत्ति को बताता है। इसका मान 1 से ये कम है। 0.4 क्या है? ये 1 से कम है। क्लियर हुआ? अब हम लोग इसको तो जान लिया, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये एमपीसी है। एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसकी जरा परिभाषा देखिए कि क्या कह रहा है। इसकी परिभाषा ये कह रहा है कि आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति के पास, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास ये, मान लीजिए कि ये आय है, वाई, और सी जो है आपका उपभोग है। एक व्यक्ति के पास 100 रुपए की आय प्राप्त हो रही है किसी कारणवश, और उस पर उपभोग मान लीजिए कि ये 60 रुपए कर रहा है। अब संजोग से मान लीजिए उसकी आय जो है बढ़ करके 150 रुपए हो गई। अब आय बढ़ने पर जो है खर्च उसका बढ़ गया, तो मान लीजिए कि 70 रुपये हो गया। ठीक है, तो आय में परिवर्तन कितना हुआ? 50 रुपए का। ये आय में परिवर्तन है, इसको हम डेल्टा वाई के नाम से लिखते हैं। डेल्टा वाई, जो त्रिभुज बनाया है इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ये वाई है। डेल्टा वाई बराबर 50 रुपए। उपभोग में परिवर्तन कितने का है? ये 10 रुपए का है। 70 में से 60 घटा दीजिए, ये 10 रुपये आपका हो गया।
तो ये कह रहा है कि एमपीसी क्या होती है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, यानी उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को हम बोलते हैं एमपीसी, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, मान लीजिए ये डेल्टा सी कितना है 10 बटे डेल्टा वाई का मान कितना है 50, इसको भाग दे दीजिए, कितना हुआ 10 में 50 का भाग दीजिए, ये 0 0 कैंसिल आपका हो गया, 1/5 यानी 0. कितना हुआ 2, 0.2। ये नंबर जो है 1 से छोटी है, 0.2 जो है 1 से छोटी है ना। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी 1 से छोटी होती है किसी केस में, लेकिन हर जगह नहीं। आगे आपको हम बताएंगे कि 1 से बड़ा, इसका मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो आगे चलिए देखिए, ये कह रहा है कि यह बढ़ी हुई आय का वह भाग है जो उपभोग पे खर्च किया जाता है। साथ ही साथ इसको समीकरण के रूप में अभी आपको मैंने बताया कि एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, जैसा कि आप देख रहे हो आप। सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, तो जरा इसकी परिभाषा जरा देखिए कि क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ये इसको एमपीएस, ये एमपीएस क्या है, तो नीचे जरा देखिए आप। ये कह रहा है कि बचत में परिवर्तन, जिसको हम एएस के भी नाम से जानते हैं, एएस को आय में परिवर्तन यानी ए वाई से भाग देकर इसे हम प्राप्त कर सकते हैं समीकरण के रूप में, एपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। अब देखिए, अब एपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, यस क्या है, बचत है, आय का बचत हो गया। आय में से जो कुछ हिस्सा हम खर्च करते हैं और कुछ हिस्सा बचा के रख लेते हैं, तो बचत को हम अंग्रेजी में यस से लिखते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, उसको और नीचे जरा से देखें आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था की आय का स्तर 1000 करोड़ से बढ़ करके ये 1200 करोड़ होने पर बचत का स्तर जो है 2000 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ हो जाता है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी। इसको देखिए, आय का स्तर पहले क्या है 1000 करोड़ था, अब बढ़ के कितना हो गया 1200 करोड़ हो गया। अब पहले बचत कितना था 200 करोड़ था, अब बढ़ के कितना हो गया 250 करोड़ हो गया। तो अब जरा इस बात को मैं लिख रहा हूं, जरा इसको आप देखें जरा कि कैसे इसको हम हल करेंगे। ये y हो गया, ये c हो, ये s हो गया, ये 1000 था, ये s जो है 200 है, ये आपके करोड़ में है, ये भी आपका करोड़ में है, ये 1200 हो गया, ये 250 हो गया। तो डेल्टा वाई आय में कितना परिवर्तन हुआ, 1200 में से 1000 घटाइए तो 200 हो गया, और डेल्टा यस कितना हुआ 250 में से 200 घटा दीजिए कितना हुआ 50 हुआ। अब ये कह रहा है कि एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति ये क्या होगी, डेल्टा यस बटा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस का मान कितना है 50 बटा डेल्टा वाई का मान 200। ये आप और दे दो आप सीधे सीधे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, इसमें का 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 बटा 20 हो गया है ना, घटा दीजिए इसको, 5 एक 5 और 5 चौके 20, इससे भाग दे दीजिए तो 0.25 ये आपका एमपीएस आएगा, 0.25 यानी 1 से ये भी कम है।
इतनी बात आपको समझ में आ गई? ना समझ में आए तो फिर कमेंट करके हमको बताएंगे आप। चलिए फिर आगे देखते हैं। औसत बचत प्रवृत्ति। ये औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, इसकी जरा परिभाषा देखिए क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि कुल बचत और कुल आय का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति कहलाती है ना। कुल बचत को यस से हम दिखाते हैं और आय को जो है वाई से दिखाते हैं, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था। अब जो है जरा नीचे देखिए आप, सूत्र के रूप में एपीएस इक्वल टू यस अपॉन वाई कहते हैं। ये आपको स्पष्ट है, ये पहले आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देखें। ये कह रहा है कि ये एग्जाम्पल आपको लिया गया है, जब राष्ट्रीय आय 2000 करोड़ है और बचत जो है 300 करोड़ है, तो एपीएस का मान क्या होगा। तो सीधे सीधे इसका उत्तर आप कैसे निकालेंगे। इसका उत्तर निकालने के लिए आपको औसत बचत प्रवृत्ति का क्या फार्मूला था, 3000 ये यस का मान हो गया, वाई का मान क्या आपका 2000 हो गया। इसको बोलते हैं एपीएस। ठीक है, ऊपर 2 0 कैंसिल काटिए, इसको काट दीजिए इससे। ये कितना हो गया, 3/20 हो गया। अब 3 में 20 का भाग दे दीजिए। बहुत से लड़कों को जो है 3 में 20 का भाग ही नहीं देने आता है, कैसे हम भाग देंगे। तो इसको आप देख लीजिए, 3 अंदर लिखिए, अंश वाले को अंदर लिखा जाता है, हर वाले को बाहर, ऐसा भाग दीजिए। इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव बढ़ाइए, तो यहाँ 0 बढ़ेगा। 20 से कम 20 कर दीजिए इसे, ये 0 10 हो गया। अब चूंकि ऑलरेडी ये संख्या इससे कम हो गई, शेषफल जो है कम हो गया, दशमलव पहले ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, 1 0 बढ़ा दीजिए, 20 का भाग दीजिए, 20 25 100, ये हो गया। कितना हो गया, 0.15 लिखेंगे, जो कि ये भी 1 से कम है, 1 से ये छोटा है, तो एपीएस भी 1 से छोटा आता है। आप देख रहे हो कि ये नंबर जो है 0.15 जो है ये आपका 1 से छोटी नंबर है। तो एपीएस हुआ, एमपीएस हुआ और एमपीसी हुआ, ये सभी जब मैं देख रहे हैं कि 1 से ही छोटा नंबर है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि 1 से बड़े नंबर भी होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे उसको। आप देखिए एमपीसी और एमपीएस में क्या संबंध है, इसको जरा से जानिए कि क्या कह रहा है, कैसे इसमें संबंध जॉन बेनार्ड किन्स ने उसको निकाला है। इसमें उन्होंने कहा है कि एमपीसी और एमपीएस का मान जो है इकाई के बराबर होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये कह रहे हैं कि एमपीएस और एमपीसी इज इक्वल टू 1। इसको आप याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। सीमांत उपभोग बचत और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये दोनों का जोड़ जो है 1 के बराबर होता है, इसको आप याद रखिएगा। समीकरण के रूप में एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। आगे जो है ये देखिए, ए वाई इक्वल टू ए सी प्लस ए एस। इसका डेरिवेशन जो इसको अगर किया जाए, ये कैसे आ गया है, एमपीएस और एमपीसी का मान दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक कैसे आ गया, तो कैसे निकालेंगे। तो इन्होंने ये बताया कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया, इसमें डेल्टा का गुणा कर दीजिए, तब आपको स्पष्ट हो जाएगी बात। डेल्टा y बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, इन दोनों ये पूरे समीकरण में डेल्टा y का भाग दे दीजिए, ये डेल्टा y का आपने भाग दे दीजिए, ये दोनों कटेगा, ये कट जाएगा अंश और हर, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। हम लोग अभी पढ़े हैं कि डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई का मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, एमपीसी प्लस डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई का मान क्या होता है,
एमपीएस, इसका मान 1। तो आपने देखा कि 1 बराबर एमपीसी प्लस एमपीएस। बात स्पष्ट हो गई। आगे देखिए, अब एपीसी और एपीएस में क्या संबंध है, इसको जरा देखें। ये भी, इसका मान भी जो है, एपीसी और एपीएस का मान जो है इकाई के बराबर होता है ना। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। और हम लोग जानते हैं कि अभी मैं आपको बताया कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है ही। तो एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, या एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। अब इस चीज को अभी हम लोग जो पढ़े हैं, अब इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा इसको देखेंगे। तो जरा इसको देखिए, ग्राफ के द्वारा आपको मैंने ये टेबल लिया है। पहले कॉलम में जो है y लिखा है, दूसरे में उपभोग, ये तीसरे में बचत यानी यस, और निवेश हो गया आई, और चौथे में है, ये पांचवें कॉलम में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। तो हम डाटा जो है मैं इसमें अपने से लिया है, और इसको ग्राफ पर मैंने आपको दिखाया है। तो इसको जरा समझिए बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी मेहनत से इसको मैंने बनाया है। तो इसको जरा से ध्यान से देखें इसको। ये है आय में हमने लिखा है 0, 100, 200, 300, 400। ये सी है। अब इसमें हमने 50 लिखा है, ये 100। इसमें 50 का जो है अंतर हम लेते गए हैं। देखिए 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है। इसमें 50 की वृद्धि की गई है। इस आय वाले में जो है हमने 100 की वृद्धि किया है, आप देख रहे हो। और अब यस भी है, यस यानी बचत। ये एक व्यक्ति की आय अगर 0 है, इसका मतलब कि आय अगर बिल्कुल नहीं है, फिर भी जो है 50 रुपया खर्च कर रहा है। ये 50 रुपया कहां से गया? ये 50 रुपया जब उसके पास पैसे नहीं है तो खर्चा कहां से करेगा, उपभोग कहां करेगा वो? तब वो दूसरे से कर्ज लेकर के उपभोग कर सकता है। वो 50 जो हमने लिखा है, वो अन्य लोगों से मांग करके, ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के वो खर्च कर रहा है। जीने के लिए खाना जरूरी है, भले पॉकेट में पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन खाना तो जरूरी है, तभी तो जिंदगी चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। तो नहीं भी है फिर भी हम कर्ज लेकर के उसका उपभोग करते हैं। ये प्रोफेसर किन्स ने बताया था। अब इन दोनों को हम ग्राफ पर हम खींच रहे हैं, आय और उपभोग, इन दोनों को पहले हम खींचेंगे, फिर आगे आपको हम बताएंगे इस टेबल के बारे में। क्या आप इसको देखें लें, जैसे बचत है, बचत का हमने ये टेबल हमने यहाँ बनाया आपको। देखिए आय में से उपभोग को घटा दीजिए तो ये बचत हो जाएगा। 0 में से 50 घटाइएगा तो -50 आ जाएगा। ये 100 में से जो है 100 को घटाइए तो ये 0 हो गया। बात स्पष्ट हो गई। 200 में से ये आपका 150 घटाइए तो ये आपका 50 हो गया। तो इस तरीके से ये बचत वाला कॉलम हम तैयार करते हैं। फिर निवेश को हम आई से लिखते हैं। इसमें हमने एक ही नंबर हमने लिखा है 50। जैसे उपभोग में ये हमने 50 लिखा है, यही नंबर हमने निवेश में ले लिया है। ठीक है भाई। आय जब कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसका कुछ हिस्सा जो उपभोग पर खर्चा करता है और कुछ हिस्सा जो है बचा लेता है। साथ ही साथ कुछ हिस्सा जो है आय का ही कुछ हिस्सा वो निवेश पर भी, यानी निवेश भी करता है, यानी अन्य पूंजीगत कार्यों में लगाता है, जिसको हम निवेश कहते हैं। पूंजीगत सामान में वृद्धि करना ही, या पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि करना ही जो है हम निवेश कहते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार। वैसे तो पूंजी में पैसा लगाना जो हमको निवेश कहते हैं। जैसे LIC में हम जमा करते हैं पैसा, वो निवेश हो गया। बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो निवेश हो गया, है ना। किसी को मंदिर में हम दान करते हैं, वो भी निवेश हो गया। ये तो जनरल बात हो गई। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार ये कहता है कि पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि करना ही निवेश कहलाता है। ठीक है, मैं आपको बताने चल रहा हूं। फिर ये है सामूहिक मांग। ये सामूहिक मांग क्या होती है आपको डिटेल में फिर ग्राफ में हम बताएंगे उसको। एडी यानी y इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आई। इसको और इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा। देखिए एडी जो है सामूहिक एग्रीगेट डिमांड, यानी सामूहिक मांग। किसी भी देश की जो जनता होती है वो मांग करती है,
और प्रोफेसर किन्स ने ये बताया कि मांग ही जो है पूर्ति को निर्धारित करती है, न कि पूर्ति जो है मांग को निर्धारित करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मांग जो है, देश के अंदर मांग ही जो है वस्तुओं का उत्पादन का सृजन करती है, कि प्रोफेसर किन्स ने बताया था। तो ये सब हो गया। कैसे, कहां से आ गया? ये सी और आई को जोड़ दीजिए। ये जो सी है, ये सी वाला कॉलम और आई वाला कॉलम दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका ये एडी निकल जाएगा, यानी सामूहिक मांग निकल जाएगी। अब सामूहिक पूर्ति, ये देखिए, सामूहिक पूर्ति के लिए सी प्लस यस, सी प्लस वाई इज इक्वल टू सी प्लस यस, यानी सी और यस को जोड़ दीजिए। ये 50 में -50 को जोड़िएगा, ये जो है आपका 50, ये -50 दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 0 आ गया। ठीक है, फिर ये 100 में 0 को जोड़िए तो कितना आ गया? ये 100 आ गया। फिर 150 में 50 को जोड़िए तो ये 200 आ गया। तो ये एस ऐसे तैयार करते हैं। अब इस टेबल से आपको हम चार्ट पे इसको दिखा रहे हैं कि y और c के बीच में क्या संबंध होता है, कैसे ग्राफ पर खींचा जाता है। तो इसको जरा देखिए। तो इसके लिए चार्ट मैंने बनाया है, इसको आप जरा देखें। ये x अक्ष पे पड़ी रेखा है, इसको x अक्ष कहते हैं, और जो खड़ी रेखा है इसको y अक्ष कहते हैं। ठीक है, x अक्ष पे जो है राष्ट्रीय आय लिखा जाता है, या किसी व्यक्ति का आय लिखा जाता है, या रोजगार लिखा जाता है। इसको याद रखिएगा, नेशनल इनकम ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार या राष्ट्रीय आय। दूसरा y अक्ष पे जो है हम उपभोग को लिखते हैं। अब इस पे उस डाटे के अनुसार जो है क्या होगा इसका ग्राफ उपभोग का। तो एक बात और, इस पे जो नंबर आप जो देख रहे हो यहाँ, x अक्ष पे 0 और ये 100 है, फिर 200 है, 300, ये 10-10 खाने के अंतर पे लिया गया है ना। ग्राफ में आप जानते हैं कि 10 खाने पर एक बड़ी लाइन होती है, तो ये 100, 200, 300, 400, 500 ये 10-10 खाने पे रखा गया है। वैसे ही इस पर भी y अक्ष पर भी 0, 50, 100, 150, आप ये 50 के अंतर पे ये लाइन ली गई है 10-10 खाने पर। तो अब उपभोग जो है लाइन कहाँ कैसे खींची जाएगी, तो इसको जरा देखें। ये देखिए, ये उपभोग ये y अक्ष से स्टार्ट करेगी, यहाँ 50 से यहाँ से स्टार्ट करेगी और ऐसे लाइन जाएगी। ये हमने आपको देखिए लिख करके दिखाया है। उपभोग ये जो सी लिखा है ये उपभोग वाली रेखा है। इसमें नंबरिंग भी आप देख रहे हैं, 100, 150, 200, ये 250, जैसा कि आपको हमने वो टेबल में बताया था। यहाँ देखें, ये टेबल में ये 50, 100, 150, ये 200, 250 है। तो ये आपका जो है उपभोग वाली रेखा हो गई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी विशेषता है, जरा इसको भी आप समझें। अब जैसे इसको मैंने बनाया है, इसको दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये जो खड़ी लाइन यहाँ हमने खींच दिया, ये 200 पर नीचे, इधर 100 पर, तो ये डेल्टा सी इसको बोलेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को हम डेल्टा सी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को डेल्टा वाई, है ना। तो अब इसमें क्या संबंध होगा, देखिए हम रेखा की ढाल के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि रेखा का ढाल क्या होता है। आप ये जानते हैं कि रेखा, किसी भी रेखा की ढाल क्या होती है, या स्लोप, तो कैसे निकालते हैं। लंबवत रेखा की लंबाई और ये जो क्षैतिज रेखा है, इसके रेखा की लंबाई दोनों के अनुपात को हम इस रेखा का ढाल भी कहते हैं। तो इसको जरा देखें फार्मूले के रूप में अर्थशास्त्र के अनुसार। ये देखिए, ढाल बराबर लिखा है b बराबर MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। ये देख रहे हो आप, डेल्टा सी, ये डेल्टा वाई है, इसके अनुपात को हम MPC कहते हैं, और इसी MPC को, इस रेखा को हम उपभोग वाली रेखा का ढाल कहते हैं। इसको हम b से लिखते हैं, किताब में आपका b से लिखा हुआ है। इसको स्लोप, ढाल को हम स्लोप कहते हैं, है ना। इसका मीनिंग है, आगे आपको मैं बताऊंगा कि ये ढाल का क्या मतलब है। अगर ढाल बदलती है तो कैसे उपभोग की वैल्यू कैसे बदलती है। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं।
आशा करता हूं कि आपको उपभोग का बात आपको समझ में बात आ गई होगी। अब जरा नीचे देखें। अब चलते हैं फिर बचत वाले पर। आय और बचत का संबंध हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज, ये कैसे खींचा जाएगा, ग्राफ पर कैसे इसको खींचेंगे। तो इसको मैंने खींचा है, इसको जरा देखिए। इसमें भी ये एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष, इस पे प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय क्या होती है? ये बचत, ये मैंने बचत लिखा है। प्रयोज्य आय का अर्थ ये होगा कि वह आय जिसमें से टैक्स को घटा दिया जाए, कर को घटा देने पर जो आय बचती है उसको हम प्रयोज्य आय कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल पहले इसको बचत वाली लाइन को पहले देखा जाए कि कैसे खींचा जाए। ये देखिए, बचत वाली लाइन को यहाँ से -5 नीचे ये 0 है, -50 से यहाँ से ये लाइन जाएगी, जो लाल कलर वाली जो आप देख रहे हैं। ठीक है, 100 पर जो है ये 0। देखिए आय जो है अगर 100 है तो वहाँ बचत 0 हो रही है, जैसा कि टेबल में आपको हम बताए थे। जरा इसको देखिए ध्यान से। ये देखिए आय जब 100 है तो बचत कितनी है? ये 0 है। आप देख रहे हैं ये 100 है तो ये क्या है? 0 है। यही बात आपको हमने बताया है। ये लाइन कैसे हम खींचेंगे, तो इसी के आधार पर, डाटा के आधार पर ये खींचा गया है। इसको आप देख करके, वीडियो को रोक करके इसको खींचने का घर पे इसको आप प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं। फिर अब वाई और निवेश, आय और निवेश, इनके बीच में संबंध जरा इसमें देखिए। इसको मैं, इसका भी डायग्राम मैंने बनाया है। ये सब जो है मैंने ग्राफ तैयार किया है, तब मैं आपको इसको दिखा रहा हूं। अभी देखिए एक्स एक्सिस और ये आपका ये वाई एक्सिस हो गया। अब पहले हम निवेश दिखाते हैं। तो निवेश कहाँ इसमें है? ये देखिए, निवेश एक्स अक्ष के समांतर ये रेखा खींची गई है, ये निवेश रेखा है। स्वतंत्र निवेश यहाँ लिखे हैं। निवेश जो है आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र निवेश और दूसरा प्रेरित निवेश। वह निवेश जो आय से स्वतंत्र हो उसको हम स्वतंत्र निवेश बोलेंगे, जैसे आय पर निर्भर ना करता हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति निवेश करता है जो आय पर आधारित, आय बदलने पर भी अपना निवेश बदलता हो, तो वो प्रेरित निवेश होता है। उसकी डायग्राम अलग होती है। तो यहाँ हम जो हमने खींचे हैं, हमने आंकड़े में 50 जो करोड़ हमने जो ये रुपया लिया था वो एक समान था, इसीलिए एक्स अक्ष के समांतर देखिए 100 पर 50, 200 पर 50, ये आप देख रहे हो कि ये निवेश हो गया। अब जरा ये बचत देखिए। बचत जैसा कि अभी पिछले पार्ट में हमने आपको बताया, ये हो गया। तो बात स्पष्ट हो गई कि ये ग्राफ हम कैसे इसको खींचते हैं। इसको ध्यान से इसको देख लें, कॉपी पे इसको उतारिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा जो है, अब हम एडी यानी मांग रेखा खींचेंगे। तो इसको जरा सा पहले देखें। ये देखें एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इस पे भी हमने खींच करके ग्राफ जो ऑटोमेटिक, ये मैंने एक्सेल में मैं बनाया है और एक्सेल में बना करके आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए आपका स्वतंत्र निवेश है ना, ये उपभोग वाली लाइन है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए स्वतंत्र निवेश और उपभोग दोनों के वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा? ये देखिए सामूहिक मांग मिलती है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 100 से जो खींची गई है वो सामूहिक मांग है। एडी बराबर सी प्लस आई। सी जो है उपभोग है, आई जो है निवेश है। उपभोग और निवेश के जोड़ को कहते हैं क्या? सामूहिक मांग। बात स्पष्ट हो गई। अब जो है आपूर्ति, सामूहिक पूर्ति। ये सामूहिक पूर्ति क्या होती है? जो देश के अंदर वस्तुओं का उत्पादन होता है और उत्पादित वस्तुओं को जो बाजार में बेचने के लिए जो मात्रा हम भेजते हैं, उस मात्रा को ही हम पूर्ति करते हैं। तो अपने देश के अंदर हजारों करोड़ों जो है ये फैक्ट्रियां हैं, जब जिनका वस्तुओं का जो उत्पादन करती हैं, वो मार्केट में जो है जब भेजती हैं बेचने के लिए, तो जिस दाम पर वो बेचती हैं तो उसको हम पूर्ति करते हैं। लेकिन ये सामूहिक जो पूर्ति की बात हो रही है कि नहीं, सभी फैक्ट्रियों के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और जो बाजार में हम बेचते हैं, उसको सामूहिक पूर्ति कैसे, प्रोफेसर किन्स ने बताया कि AS = C + S होता है, यानी उपभोग और बचत के बराबर होता है। एक नई परिभाषा उसने दिया।
ये जो है आपका मूल बिंदु से स्टार्ट होता है। ये ध्यान से रखिए, ये देखिए, ये जो है लाल कलर की जो ऊपर वाली लाइन है वो, और यक्ष अक्ष के साथ ये लाइन जो है 45 अंश से कोण बनाती है। ये 45 अंश से कोण बनाती है ना। केवल पूर्ति सामूहिक मांग ये ऊपर से स्टार्ट होती है। बात स्पष्ट होगी। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब जो है जैसा कि पूर्ति का भी चार्ट हमने बनाया है, जरा उसको देखिए आप। यक्ष अक्ष पे देखिए, यक्ष अक्ष पे जो इनकम हमने दिखाया और वाई अक्ष पे जो है एएस है, ये पूर्ति हो गई, ये बचत हो गई सारी, है ना। तो इसमें ये ग्राफ जो हम पूर्ति का दिखा रहे हैं, ये देखिए उपभोग है और ये है आपका बचत। ये नीचे से बचत हमेशा नीचे वाले यक्ष अक्ष से नीचे, मूल बिंदु से नीचे जो स्टार्ट होती है, और उपभोग जो है मूल बिंदु से ऊपर से स्टार्ट होती है। अब ये देखिए सामूहिक पूर्ति, ये सामूहिक पूर्ति जो है अभी आपको मैंने बताया, ये मूल बिंदु से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष जहां काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु से ये स्टार्ट होती है। बात क्लियर हो गई। अब जो है क्विज क्वेश्चन का समय आ गया, जो कि मैं शुरू में नहीं बताया था, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि जो चीज हमने बताया है, जो पार्ट में हमने बताया है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, जिसका उत्तर आपको देनी है। और आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे जो है अपने कमेंट को आप हमें लिख करके भेजें, साथ ही साथ इन प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख करके भेज सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बचत प्रवृत्ति का अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, इसमें इसका उत्तर बताइए। पहला है बचत तथा आय का अनुपात, बी कम बचत करने की प्रवृत्ति, सी अधिक बचत करने की प्रवृत्ति, और डी इनमें से कोई नहीं। इन 4 में से आपको एक ऑप्शन सही है, उसको आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बचत फलनात्मक संबंध है। इसका 4 ऑप्शन देखिए। आय एवं उपभोग का, बचत एवं आय का, कीमत एवं बचत का, और उपभोग एवं बचत का। इन 4 में से आपको बताना है कि बचत फलनात्मक संबंध है, तो इसमें उत्तर कौन सही है। आगे तीसरा, उपभोग फलनात्मक संबंध है। ए कीमत एवं उपभोग का, बी आय एवं बचत का, सी उपभोक्ता का अधिक उपभोग की ओर झुकाव होना, डी उपभोग तथा आय का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक खुली अर्थव्यवस्था में यानी ओपन इकोनॉमिक सिस्टम में जो है समग्र मांग को दर्शाता है, यानी कुल मांग को दिखाता है। ए निजी उपभोग व्यय, बी निजी निवेश व्यय, सी सरकारी व्यय, और यहाँ पे माइनस नहीं है, ये प्लस है, इसको बना लीजिएगा, ये प्लस है, ये प्लस निजी उपभोग व्यय, और डी निजी उपभोग व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। इन 4 में कौन जो है ऑप्शन सही है, इसको आपको बताना है, और इसके जवाब, इन 4 प्रश्नों के जवाब आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।